नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इजराइल की। और इजराइल के बहाने बात करेंगे उस वैश्विक नासूर की जिसका इजराइल इंतजाम कर रहा है। पहले उसने हमास नाम के आतंकी संगठन को नेस्तनाबूद किया, गाजा में हल चला दिया। गाजा पट्टी अब बिल्कुल समतल है, वहां अब खेती की जा सकती है। उसके बाद उसका आक्रमण हिजबुल्लाह पर हुआ, हुती पर हुआ, और इस बीच ईरान ने उसके ऊपर करीबन 200-250 मिसाइलें दाग दी हैं। इजराइल ने कहा है कि वह इसका जवाब देगा, भरपूर जवाब देगा। और चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो हम अपने साथ ले आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सिंह को। जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार व्यालोक जी, धन्यवाद। इजराइल के पूरे मसले को, ये मध्य पूर्व के पूरे मसले को कैसे देखते हैं आप? अभी जिस तरह से ईरान ने हमला किया, जाहिर है कि युद्ध बढ़ेगा, एस्केलेट करेगा और पूरे मध्य पूर्व में यह आग जाएगी। लेकिन कौन कौन से देश ईरान के पाले में खड़े होंगे? अमेरिका ने तो कह दिया है कि भाई अब ईरान को संभल कर रहना चाहिए। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। आगे कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं, शुरुआत से बताएं। जी, देखिए फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि लगभग पिछले 1 साल से इज़राइल हमास के साथ युद्ध लड़ रहा है। और वो सिर्फ़ हमास के साथ युद्ध नहीं लड़ रहा था, जैसे ही वो पूरी घटना हुई और उसके बाद इज़राइल ने रिटेलिएट किया और उन्होंने बोला कि हम अपने एक-एक व्यक्ति की लाश का या उनका जो अपहरण किया गया या जो माँ की गोद से बच्चे छीने गए, उनका बदला लेंगे। और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि उसी वजह से उन्होंने पूरे गाज़ा पट्टी को नेस्तनाबूद कर दिया है और लगभग हमास की कमर तोड़ दी है। जब ये पूरा युद्ध चल रहा था, उसी बीच में ही हमास को कवर फायर देते हुए हूती विद्रोही भी नज़र आए, जो जिनका कब्ज़ा यमन में है, हिज़्बुल्लाह भी नज़र आया और उसके बाद ईरान भी नज़र आया, क्योंकि पीछे भी जब इज़राइल के माध्यम से उनका सर्वोच्च लीडर मारा गया था ईरान का, तब भी उन्होंने रिटेलिएट किया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने बोला कि वो एक फ्रेंडली रिटेलिएशन था, क्योंकि ईरान ने उस समय बता दिया था कि 48 घंटे में हमला करने वाले हैं और यहाँ-यहाँ हमला करेंगे, और हमला करके वो शांत हो गए। लेकिन वर्तमान का जो ईरान का हमला है, वो बिल्कुल ही पिछले वाले हमले से अलग होता हुआ मुझे नज़र आता है। जैसा कि आपने पूछा कि और कौन-कौन से देश होंगे जो ईरान का साथ देंगे या हमास का साथ देंगे। हमें ये जानना होगा कि हमास एक सुन्नी डोमिनेटेड उग्रवादी संगठन है। जो हूती है वो एक शिया उग्रवादी संगठन है। हिजबुल्लाह भी शिया संगठन है और ईरान शियाओं का एकमात्र मुल्क है जहां पे मैक्सिमम आबादी शिया है। तो पिछले कुछ समय से इजराइल जो है वो 3 H से लड़ रहा था, हमास, हिजबुल्लाह और हूती। और उसमें इनडायरेक्टली ईरान हिजबुल्लाह के साथ था, या फिर कुछ समय के लिए वो सामने आया भी या कंडम करता हुआ भी नजर आया। लेकिन अभी जो 200 से ज्यादा मिसाइलें उन्होंने दाग दी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जब से हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, तब से सुन्नी देशों ने कम, शिया मुल्कों ने या शिया संगठनों ने ज्यादा रिटेलिएट किया है या इजराइल को अलग थलग करने की कोशिश की है। जो मैंने बोला, 3 H में से सिर्फ हमास ही सुन्नी है, हूती और हिजबुल्लाह शिया, और ईरान भी अब इसमें पूरी तरह से कूद पड़ा है, वो भी एक शिया है। अभी तक सुन्नी मुल्कों में से किसी ने जी भी इजराइल के खिलाफ जरूरत नहीं की है किसी भी जी तरह की हरकत करने की। आईसिस जी ने की, जो कि एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है, लेकिन जी इजराइल ने उनको भी माकूल जवाब देते हुए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जवाब देते हुए उनको शांत रखा हुआ है। तो अभी जी तक सुन्नी मुल्कों में शांति काबिज है। वो जी इजराइल के खिलाफ बोल तो रहे हैं, लेकिन कुछ कायदे का
जो उनको एक्शन लेना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। जी, इसलिए कौन आएगा मेरा डाउट है। इसमें एक जो बड़ा मजेदार स्टैंड दिख रहा है मुझे, वो सऊदी अरब का दिख रहा है। और वो मजेदार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एचवीएस ने ये कह दिया है, मतलब वहां के जो सुल्तान हैं उन्होंने कह दिया है कि हमें फिलिस्तीन के मामले से कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने अपनी मस्जिदों में तकरीरों पर रोक लगा दी है कि फिलिस्तीन के मसले को लेकर तकरीरें न की जाएं, प्रदर्शन न किए जाएं। तो जो सबसे बड़ा सेंटर है, अगर हम इस्लाम की बात करें तो सऊदी अरब के बिना इस्लाम क्या। और सऊदी अरब अगर इस पूरे मसले से पल्ला झाड़ रहा है तो फिर इसका मतलब कि ईरान की लड़ाई तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। और अगर मान लीजिए कि एक सो कॉल्ड बहुत बड़ा इस्लामिक देश हमारे पड़ोस में है, पाकिस्तान, जिसको खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वह भी सिवाय जुबानी जमा खर्च के मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगा। मध्य पूर्व की जो स्थिति है, क्या इस बार इजरायल ने ठान लिया है कि वह मध्य पूर्व के पूरे नासूर को हमेशा के लिए खत्म करके ही दे देगा? और यह बात बिडेन के भी फायदे में है, यह बात अमेरिका के भी फायदे में है, क्योंकि वो लोग अभी तक, ईरान चूंकि परोक्ष रूप से कर रहा था मदद, इसलिए ईरान पर हमला नहीं करने की स्थिति में थे। लेकिन अब तो शायद अमेरिका को भी रोकना मुश्किल होगा। और बाकी रही बात निंदा की और कठोर निंदा की और कड़ी निंदा की, तो हम भारतीयों से अधिक कौन जानता है कि कड़ी निंदा और कठोर निंदा के जितने अस्त्र हमारे पास हैं, उससे अधिक अस्त्र भला और किसके पास होंगे। जी व्यालोक जी, जैसा कि आपने बोला कि फिलहाल मुझे लगता है कि अमेरिका इस युद्ध में जुबानी जंग ही लड़ेगा, और उसको जो भी करना है या जो भी लड़ाई लड़नी है वो इसराइल के माध्यम से ही लड़ेगा। फिलहाल नेतन्याहू ने यह ठान लिया है कि अब हम आतंकवाद की कमर तोड़कर रख देंगे, इनको नेस्ते नाबूद कर देंगे। क्योंकि जैसे मैंने हूती की बात की, हूती विद्रोहियों की बात की, हमास की बात की, हिजबुल्लाह की बात की, यहाँ तक कि आइसिस, ये चारों संगठन अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित संगठन हैं, और इनके खिलाफ हर विश्व के देशों की अपनी नीति है। तो कहीं ना कहीं इसराइल ने ठान लिया है कि इन संगठनों की कमर तोड़ के रख देनी है, और लगभग उसने ऐसा करने में वो सफल हो गए हैं। अब पिछले एक साल के बाद, या जो ईरान ने जो किया, पहली बार कोई मुल्क खुलकर इस युद्ध में कूदा है, और उसका कारण सिंपल है, क्योंकि उन्होंने इसराइल ने अपने ऑपरेशन में नसरुल्लाह को जिस तरीके से मारा है, और अब इसराइल की सेना हमास के बाद अब लेबनान में भी जमीन पे घुस गई। अभी तक जितने भी हमले हो रहे थे वो सारे हवाई हमले थे, या फिर जो सीक्रेट एजेंट्स के माध्यम से हमला किया जा रहा था, मिसाइलों के माध्यम से हमला किया जा रहा था। अब इजराइल की सेना लेबनान में घुस गई है, और लेबनान के साउथ में अच्छे खासे यहूदी लोग रहते हैं, उनको भी अपने लिए ठीक ठाक जमीन चाहिए। तो इजराइल ने ये ठान लिया है कि इस तरह का जो नासूर है, जो यहूदियों को परेशान कर रहा है इतने सालों से, अब उसकी वो कमर तोड़कर ही दम लेगा। तो इसलिए अमेरिका डायरेक्टली नहीं आएगा, जिसको जो भी करना है वो इसराइल के माध्यम से ही करेगा, क्योंकि अमेरिका में चुनाव भी चल रहे हैं और उस पर एक अलग तरीके का प्रेशर है। और अमेरिका भी जानता है कि अगर वो सीधे तौर पर इस युद्ध में कूदता है तो कहीं ना कहीं कुछ और इस्लामिक मुल्क भी कूद सकते हैं। आपने सऊदी अरेबिया की बात की, जी, तो सऊदी अरेबिया के जो सुल्तान है वो मॉडरेट है, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो इस्लाम को, जो अच्छा इस्लाम है, जो शांति की बात करता है, वो उसको मानने वाले हैं, वो उसी को आगे लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कई बार ऐसा बोला है कि कट्टरपंथियों की हमारे मुल्क में किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं है, और आतंकवाद खत्म होना चाहिए। पॉलिटिकली सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि इजराइल और हमास यानी पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है वो पॉलिटिकली रिजॉल्व करना चाहिए, और वो टू नेशन थ्योरी के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि वो पैलेस्टाइन के अस्तित्व को लेके खड़ा हुआ है। लेकिन अब वो चाहता है कि इस्लाम को लेकर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो इस्लाम का नाम खराब कर रही हैं,
उनसे अब वो अपने आप को दरकिनार कर रहा है। और शायद इसी वजह से पीछे उन्होंने कुछ कुछ आदेश देते हुए कुछ जो इस्लाम के कई और फिरके हैं या पंथ जी। हैं, उनको भी जी। यही रिकॉग्नाइज किया कि इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस तरह का इस्लाम हम मानते ही नहीं है। जी। तो एक मुझे लगता है सऊदी अरेबिया के माध्यम से एक नई शुरुआत हो रही है, और मुझे जी। लगता है बाकी जितने भी और इस्लामिक मुल्क हैं, उनको भी इस विषय पर सोचते हुए इस्लाम जी। का नाम खराब करने वाले जो ये आतंकवादी संगठन हैं, उनसे अपने आप को दरकिनार कर लेना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए जो कि विश्व को शांति की तरफ ले जाएगा। आपने भारत का भी जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ जो इजराइल युद्ध लड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई है। आतंकवाद को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत चाहता है कि विवाद का निपटारा जल्दी से जल्दी शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, और हम भी चाहते हैं कि टू नेशन थ्योरी के माध्यम से इजराइल और फिलिस्तीन का अस्तित्व दोनों का रहे। जी। मैं दो बातें कहना चाहूंगा और उससे आप प्रश्न मेरा समझेंगे। एक तो ये कि ये जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम को बदनाम करने वाला और अच्छा इस्लाम बुरा इस्लाम, मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया। हालांकि वो सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि उसके लिए किसी इस्लामिक धर्म गुरु से बात करनी चाहिए। आप उसके लिए मतलब आपसे मैं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर ही बात करूंगा, क्योंकि जितने भी आतंकी संगठन हैं 100, 150, 200, 300, ये सब के सब या तो हरकतुल मुजाहिदीन हैं या फिर जिहादुल अंसार हैं या आइसिल हैं या जो भी हैं, ये सब के सब तो इस्लाम के नाम पर ही चल रहे हैं। और दूसरी बात जो भारत में हम देखते हैं कि काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। अब काजी जी दुबले हैं क्योंकि शहर में पता नहीं क्या हो रहा है। हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो जिनको मैं कन्वर्टेड हिंदू कहना, वो मेरा व्यक्तिगत मत है, उनको मैं कन्वर्टेड हिंदू कहना ज्यादा पसंद करता हूं, ये सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। कश्मीर में बशीर अहमद ने अपना बलिदान दिया आतंकियों से लड़ते हुए, एक भी मुसलमान को मैंने सड़क पर नहीं देखा। लेकिन आतंकी हसन नसरल्लाह मारा गया तो उसके लिए हजारों मुसलमान सड़क पर उतर आए। ईरान के एक बड़े नेता ने यह बयान दे दिया है कि मोदी को दखल देना चाहिए, और मोदी वो नेता हैं जो इस युद्ध में मदद कर सकते हैं क्योंकि उनके ईरान से भी अच्छे संबंध हैं भारत के, और इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं। अब मोदी क्या करेंगे वो मोदी जाने। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक बार विपिन रावत जी ने कहा था 2.5 मोर्चों का मामला, और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है इंडोनेशिया के बाद, यहां तक कि पाकिस्तान से भी ज्यादा है। इन सब को देखते हुए इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, हमारी विदेश नीति पर क्या असर पड़ने वाला है, इसको जरा हम समझें। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हसन नसरल्ला जब मारा गया, तो उसके बाद भारत में भी कुछ लोगों ने जुलूस निकाला, और जहां जहां जुलूस निकला, चाहे वो कश्मीर की घाटियां हो या कारगिल हो या लखनऊ हो, ये उन्हीं इलाकों में जुलूस निकला है जहां भारत की सिग्निफिकेंट शिया पॉपुलेशन रहती है। उस जुलूस में भी आप देखेंगे तो सुन्नियों ने ना के बराबर ही शिरकत की है। तो मुझे लगता है कि जो ईरान है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो किसके लिए युद्ध लड़ रहे हैं, किन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सुन्नी देश शांत बैठे हुए हैं। वो हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध में हमास के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपनी जुबान खर्च कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो हुती है, हिजबुल्लाह है, ईरान है, या नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भारत के मुसलमानों का शिया समुदाय जो सड़कों पर निकला, तो मुझे लगता है उनको सोचना चाहिए कि उनका भविष्य कहाँ है, किसके साथ है। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं कोई इस्लाम का जानकार नहीं हूँ, लेकिन शिया और सुन्नियों
का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कहीं कहीं शिया मुसलमान थोड़े से लिबरल नजर आते हैं अगर सुन्नियों के साथ कंपैरिजन उनका किया जाए। और ये भी आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर विश्व के 95% से ज्यादा या लगभग 100% जो संगठन हैं जो आतंकवाद को फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस्लाम के नाम पर ही फैला रहे हैं। उनमें भी गिने चुने ही शिया संगठन है, ज्यादातर सुन्नी संगठन है। लेकिन इन सारे विषयों पर सिर्फ शिया संगठन चाहे हिजबुल्लाह हूती खुलकर सामने आ रहे हैं और वो हमास को कवर फायर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा वो देखने की बात है। आपने सही बात कही कि गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम की जो परिभाषा है वो कई बार काफी लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से मुझे लगता है कि जो सऊदी अरब है, जो अगर उनका पुराना इतिहास देखें तो कई बार वो खुलकर इस तरह के मामलों में दखलंदाजी करता था और सपोर्ट करता हुआ नजर आता था। लेकिन अभी सऊदी अरब का निजाम बदला है, उनकी नियत बदली है, उनके उद्देश्य बदले हैं विश्व राजनीति को लेके, और अब वो प्रगति की राह पर निकल गए हैं, जो मुझे लगता है कि एक अच्छा साइन है। क्योंकि कई बार उनके इशारों पर ही विश्व में बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन अब उन्होंने इशारे करने बंद कर दिए हैं। और अगर क्योंकि किसी ना किसी को लीड लेनी पड़ेगी, अगर कुछ लोग सड़कों पर निकलकर आएंगे और वो बोलेंगे कि आप इस्लाम का नाम क्यों खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, आपकी जो कट्टरपंथी सोच है आप उसको अलग रखिए, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को अलग रखिए, आप इसको धर्म के साथ नहीं मिला के देखिए, तो मुझे लगता है वो आने वाले विश्व के लिए ये स्टैंड ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि धर्म के साथ इस्लाम, धर्म और पॉलिटिकल एजेंडा को अगर हम लोगों ने मिलाकर देखा तो जो सैमुअल पी हंटिंगटन की जो थ्योरी है, जो मैं कई बार दोहराता हूं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि अगर इस तरह का ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले समय में सभ्यताओं का संघर्ष होना लाजमी सी बात है, और वो सभ्यताओं का संघर्ष कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर ही होगा। तो हमें कुछ ऐसे ट्रेंड करना चाहिए जिसके माध्यम से इन लोगों को सही रास्ते पर लेकर आया जा सके, ताकि विश्व में भाईचारा बढ़े और अमनो चैन कायम हो। भारत के बारे में आपने नहीं बताया, भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की आंतरिक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शिया मुझे लगता है ईरान के बाद सबसे ज्यादा भारत में ही है। और शियाओं का जो धर्म गुरु हैं कल्बे जव्वाद, उन्होंने भी कुछ बयान दिए हैं, उन्होंने भी नसरल्लाह की मौत के बाद कुछ बयान जारी किया है। तो कैसे देखते हैं आप भारत के संदर्भ में इन चीजों को? देखिए, भारत के संबंध ईरान से भी बहुत अच्छे हैं और कई बार हम लोग ईरान के साथ खुलकर खड़े भी हुए हैं। उनके विपदा के समय में हमने भी ईरान को सपोर्ट किया है। जब कई बार अमेरिका ने उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए तो उस समय भी भारत के ऊपर बहुत प्रेशर डाला कि आप अपने व्यापारिक जो संबंध है वो ईरान के साथ आप खत्म कर लीजिए। लेकिन भारत ने आज तक ईरान के साथ अपने संबंध, चाहे वो आर्थिक हो या व्यापारिक हो, यहाँ तक कि सामरिक ही क्यों ना हो, हमने अपने संबंधों को अच्छे बनाकर रखा हुआ है। चाबहार पोर्ट जो भारत को अब उन्होंने सौंपा है वो उसी सामरिक संबंधों की एक निशानी है। भारत में अच्छे खासे शिया हैं, लेकिन वो शिया भी अमन पसंद है। उनको थोड़ा सा दुख हुआ हसन नसरल्लाह की मौत का, लेकिन मुझे लगता है उनको ये भी पता है कि हसन नसरल्लाह किस तरह की राजनीति करते थे। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को आया है कि ईरान में भी जो राजनीतिक उथल पुथल होती है तो शिया, भारत के जो शिया हैं वो उनके साथ कहीं ना कहीं अपनी सहानुभूति रखते हैं। और वर्तमान में इजराइल ने भी ये तय किया है कि नेतन्याहू ने साफ बोला है कि हमारा ईरान के लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई बैर नहीं है, शियाओं के साथ कोई बैर नहीं है। लेकिन वर्तमान जो लीडरशिप है ईरान की, जो कि कट्टरपंथी लोगों से भरी पड़ी है, जो क्लैरिक चला रहे हैं, कि वो उनको
अब बदलना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, ताकि ईरान के लोग भी एक आजादी की सांस ले पाए। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। नो डाउट ईरान के जो कट्टरपंथी हैं उनकी रातों की नींदें उड़ गई होंगी, लेकिन जो अमन पसंद लोग हैं ईरान के, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने ईरान में जो हिजाब को लेके पूरी कंट्रोवर्सी हुई, हजारों लोग सड़कों पे उतरे, लाखों लोग सड़कों पे उतरे और उन्होंने बोला कि जिस तरीके से सरकार चल रही है, चलाई जा रही है, और आए दिन जो कट्टरपंथी ताकतें अपने हुक्म हमारे ऊपर लादती हैं, वो खत्म होना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक आम शिया, चाहे वो ईरान का हो, भारत का हो, वो तरक्की चाहता है। और उसी वजह से मुझे लगता है कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भारत ने साफ बोला है आप खिलाफ जीरो टॉलरेंस हम मानते हैं, चाहे वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हो या कोई भी कट्टरवादी संगठन ही क्यों ना हो। जी लेकिन हम चाहते हैं कि मामले का शांतिपूर्वक ढंग से एक साथ बैठ के निपटारा हो। मुझे लगता है जी इस मामले में भी भारत मीडिएटर का रोल बहुत अच्छे से प्ले कर सकता है, क्योंकि भारत जी अभी तक मीडिएटर का रोल यूक्रेन और रशिया के बीच में कर ही रहा है। जल्दी वहां पे कुछ रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब ईरान भी यहाँ कूद पड़ा है हमस और इसराइल के युद्ध में। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही भारत यहाँ पे भी मीडिएटर बनता हुआ नजर आएगा और भारत के माध्यम से विश्व शांति की स्थापना होगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। जी। दर्शकों, अगर अभी तक की बातचीत का जो हमने अमित जी से बातचीत की, उसका अगर मैं निचोड़ 2-3 बिंदुओं में आपके सामने रखना चाहूं, तो फिलहाल जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि विश्व युद्ध का खतरा फिलहाल नहीं है। ईरान के साथ कितने मुल्क आएंगे, मुस्लिम मुल्क आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी नहीं पता है। अमेरिका अपने मामलों में फंसा हुआ है, इसलिए अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में नहीं कूदेगा। और अगर अमेरिका नहीं कूदेगा तो इसका मतलब है कि यूरोप और अमेरिका के जो पिछलग्गू देश हैं वो भी पीछे से ही इजरायल का समर्थन करेंगे। भारत के लिए स्थितियां थोड़ी सी बैलेंस करने की मुश्किल होंगी, लेकिन भारत अब इस कला में पूर्णतः परिपक्व हो चुका है। वह हमेशा बैलेंसिंग एक्ट ही कर रहा है, चाहे वह यूक्रेन और रूस का मामला हो, चाहे वह ईरान और इजरायल का मामला हो। और इन सब के साथ ही हमें यह भी देखने की जरूरत है कि अगले कुछ महीने आपके पेट्रोल के दामों पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ आप पर हाजिर होंगे। हमारे साथ बने रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हम पर बनाए रखिए। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। धन्यवाद, धन्यवाद वैलोक जी।